नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात और मोहतरम साज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा टारगेट तो ये था कि आपको 100 मिनट्स में पूरी बुक के शार्ट क्वेश्चन हल करवाए जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 मिनट से भी कम वक्त की इस वीडियो में मैंने ना सिर्फ पूरी बुक के शार्ट क्वेश्चन हल करवाए हैं बल्कि समझाए भी हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि जो स्टूडेंट भी ये वीडियो देख लेगा वो इंशाल्लाह सालाना पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के तीनों सवालों में से 6 पार्ट से भी ज़्यादा सवाल हल करने के काबिल हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर सवाल को अच्छी तरह से समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर किसी तालिब इल्म को किसी सवाल की समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। मैं पहली फुर्सत में इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आइए अब बगैर वक्त ज़ाया किए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने आपको गैस में बताया था। अगर आप के पास गैस नहीं है तो हमारी चैनल पे जाएं, वहाँ से आप देख लें। तमाम हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो अहम है वो आपको बता दिए हैं। तो इसमें आप देखें, इसमें आपको परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में और डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना जो है वो पूछ रहा है आपसे। तो देखते हैं हम कैसे हम इनको आसानी से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95%। इसको हमने सॉल्व करना है, इसको फ्रैक्शन में लेके आना है। आपने जस्ट इतना सा काम करना है कि 95 को इज इक्वल टू लगाएं इधर और 95 को एज इट इज़ लगाएं और परसेंटेज आप ख़त्म कर दें। परसेंटेज को इधर से गायब कर दें सवाल में से। जब आप परसेंटेज को गायब करेंगे तो आप इधर मल्टीप्लाई 1/100 लगा दें। अक्सर आपको जो है वो बताया जाता होगा कि जी आप परसेंटेज की जगह डिवाइड 100 लगा दें। डिवाइड 100 क्यों नहीं लगाना, मैं अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। बहरहाल, तो अब जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता हम उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब आप 95 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका 95 आ गया। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका 100 आ गया। तो अब अगर ये आपके सिंप्लीफाइड होते हैं तो इसको सिंप्लीफाइड कर लें, यानी इसको भी आप 5 पे डिवाइड करें तो ये 19 आ गया। इसको भी 5 पे डिवाइड करें 20 आ गया। तो ये आपका 19/20 आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। 75%। 75% को हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो तरीका वही, 75 वैसे ही आ गया और मल्टीप्लाई लगा देंगे हम 1/100। इसके नीचे 1 लगा लें। अब 75 1 से मल्टीप्लाई होकर 75, 100 1 से मल्टीप्लाई होकर 100। ये कटिंग आपने बचपन से सीखी हुई है। इसको 5 पे डिवाइड किया तो 25, ऊपर अगर 5 से डिवाइड किया है तो नीचे भी 5 से डिवाइड 15, सॉरी, कटिंग आपने बचपन से सीखी हुई है। 75 को 5 पे डिवाइड किया तो 15 आ गया। इसी तरह 100 को 5 पे डिवाइड किया तो 20 आ गया। अगेन ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। 20 को 5 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो 3/4 आपका ये आंसर आ गया। आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लाजमी देना है। अब ये फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, जो कंपाउंड फ्रैक्शन है वो तो आपको पेपर में तो नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको यहाँ उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से आप डिवाइड 100 परसेंटेज को उठा के डिवाइड 100 लगाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन में, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा 5 होल 1/4%। अब आपको इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, अगर बच्चों को, आपको, आप में से किसी को नहीं पता तो हम ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 और ऊपर वाला नंबर इसमें ऐड करेंगे 20 + 1, तो ये आ गया 21/4। अब हम परसेंटेज को हटा के अगर डिवाइड 100 लगाते हैं तो आपके यहाँ पे डबल फ्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए आप हर दफ़ा हर क्वेश्चन में परसेंटेज को हटाएं और मल्टीप्लाई 1/100 लगाएं जी। अब आप
आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे पहले क्वेश्चन किए थे। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21, 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं होता, इसको यहीं पे छोड़ दें। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम सीखेंगे कि हम कैसे परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है 92% जी, तो वही काम हम करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो अगेन वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ हमने ये जस्ट ये करना है कि हमने इसको बटे में रहने दिया था, फ्रैक्शन में रहने दिया था। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको फ्रैक्शन में रहने दिया था, अपने फ्रैक्शन में रहने नहीं देना। इसको अब हम डिवाइड करेंगे, बेशक आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। अगर आप को जो है वो ज़ीरो और पॉइंट का जो है वो आता है कि किस तरह से जितने ज़ीरो हों और 1 की जगह हम पॉइंट लगा देंगे और ज़ीरो जितने हैं उतने पॉइंट के बाद डिजिट होने चाहिए, तो ये आपका 0.92 आंसर आ गया। इसी तरह से अगर वो आपसे 145% जैसे है, इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं हम, वही काम करेंगे। 145 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 145 1 से मल्टीप्लाई आ गया 145 और नीचे आ गया 100। अब हमने करना क्या है कि 2 ज़ीरो हैं तो 0 5 की जगह और 0 4 की जगह और 1 की जगह पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये 1.45 आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं करना आता तो आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने फ्रैक्शंस दी हैं, उसको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस। तो क्वेश्चन आपको दिया उसने 3/4। अब यहाँ हमने परसेंटेज को लाना है, पहले हमने परसेंटेज हटाई थी, अब परसेंटेज लगानी है यहाँ पे। तो परसेंटेज अब हम लगाएंगे तो याद रखें किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज आपने लानी है तो उसके साथ 100 भी आएगा, तो हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100% से। अब ये 100 जो है ये इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व हो जाएगा और परसेंटेज वैसे ही आ जाएगी। अब इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 100 को 4 पे डिवाइड किया 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 75% आंसर आ गया। इसी तरह से किसी और फ्रैक्शन को भी देख लें, 31/25, ये पास पेपर्स में भी आई हुई है फ्रैक्शन 31/25। अब परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये 100 इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व हो जाएगा। 25 को 5 पे किया तो 5 आ गया, 100 को 5 पे किया तो 20 आ गया, 5 को 5 पे किया तो 1 आ गया, 20 को 5 पे किया तो 4 आ गया, 31 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 124% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे हम पॉइंट वाली टर्म को जो है वो कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 1.1 का। तो ये तो बहुत ही आसान है, 0.5 है, 0.5 को आपने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले जब डिवाइड कर रहे थे हम तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे थे, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में पॉइंट हमारा यहाँ था तो हमने इसको यहाँ मूव कर दिया था। मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका राइट साइड पे मूव हो जाएगा, तो ये आपका 50% आंसर आ गया। अगर आपको ये पॉइंट की मूवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर की मदद से और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 1.78 को देखें, एक और क्वेश्चन को, इसको हमने कन्वर्ट करना है। 1.78 को कन्वर्ट करने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होकर 178% आपका आंसर आ गया। इसी तरह पेज 9 के ऊपर एग्जाम्पल थी, देखिए जी एग्जाम्पल 2। इफ़ 4/5 ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हैव बीन अवे फॉर अ हॉलीडे, हाउ मैनी इन एवरी 100 हैव बीन ऑन हॉलीडे। परसेंटेज बेसिकली परसेंट आउट ऑफ 100 हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो बेसिकली 4/5 को 100% में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो 4/5 को अगेन हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो
4/5 को बेसिकली वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कह रहा है, तो इसको भी हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 को 5 से आप कैंसिल कर लें, 20 आ गया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80% आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपके ये जो इस तरह की जो एग्जांपल और क्वेश्चंस हैं ये इंतहाई आसान है। कह रहा है इफ़ 50% ऑफ द होम्स ऑफ अ कॉलोनी हैव अ कार, व्हाट परसेंटेज ऑफ होम्स डू नॉट हैव कार्स। कहता है कि एक कॉलोनी के 56% हाउसेस के पास कार है, कितने परसेंट के पास कार नहीं है। तो आपने 100 में से 56 को माइनस कर देना, आपका आंसर आ गया। जस्ट सिंपल माइनस का क्वेश्चन है। इसी तरह से ये 1.2 के क्वेश्चन जो हैं ये मैंने गैस में भी बताया आपको। 45% स्टूडेंट इन स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज आर बॉय। तो 100 में से आप 45% को माइनस कर देंगे, 55% आपका आंसर आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 82% ऑफ द हाउसेज हैव अ टेलीविजन, व्हाट परसेंटेज डू नॉट हैव। कितने परसेंटेज के पास टेलीविजन नहीं है। तो 100 में से आप 82 को माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं पेज 12, एग्जाम्पल 1 and 2। रेशियो जी, रेशियो को सिंप्लीफाइड करना इंतहाई आसान क्वेश्चन है हमारे पास। 8:12 को हम सिंप्लीफाइड करेंगे, 8:12 को। ये कटिंग जो हम अभी रेशियोज में परसेंटेज में जो कटिंग कर रहे थे बेसिकली ये वही है, 8:12 है। तो हम रेशियो के जो दोनों एलिमेंट हैं, दोनों नंबर्स हैं, उनको सेम नंबर पे डिवाइड करेंगे। तो 8 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आ गया, 12 को भी 4 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आ गया। तो अगर आप लिखना चाहें तो डिवाइडेड बाय 4 लिख दें, ना भी लिखना चाहें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से एग्जांपल जो 2 है उसमें वो कह रहा है 24:12 को सॉल्व करें। एग्जांपल 2 में 24:12 दोनों 12 पे डिवाइड हो रही हैं, 2:1 आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन जी। उसके बाद पेज 13 एग्जाम्पल 2, इंक्रीज 40 बुक्स इन द रेशियो 5:4, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इंक्रीज्ड बुक। हमने 40 बुक्स को 5:4 में इंक्रीज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, 5/4 रेशियो को ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो हम फ्रैक्शन को 5/4 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास अगर 40 बुक्स को हम 5/4 की रेशियो से इंक्रीज़ करते हैं तो वो बुक्स कितनी आपकी इंक्रीज़ होकर हो जाएंगी, 50 बुक्स हो जाएंगी जी। अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चन इसके 1.3 में है। 24 और 6 को आपने जो है वो सिंप्लीफाइड करना है, दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं, 4:1 आंसर आ जाएगा। इस तरह 20 को 5 पे आपने करना है, तो 20 और 5 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 4 और 1 आ जाएगा। अब आते हैं हम जो फ्रैक्शन में आपकी होगी रेशियो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 और 3 और 3 और 5, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। 2/3 रेशियो 3/5। पहला मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई का है, यानी आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 3 से, तो 2 5 10, रेशियो 3 3 9, ये आपका आंसर सिंपल। जो दूसरा मेथड है वो है 2/3 रेशियो 3/5 है। 5 और 3 का एलसीएम लें, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 15 को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करें, रेशियो के दोनों एलिमेंट से। 3/5 को भी 15 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, 5 3 15, 5 2 10, रेशियो 3 3 9। ये सिंपल मेथड है, आप इससे कर लें। इसी तरह 12:10, 28:10, दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ख़त्म हो गया दोनों साइडों से, 12:28 बचा। अब इसको 4 पे डिवाइड किया, ये 3 आ गया, इसको 4 पे डिवाइड किया, 7 आ गई, सिंप्लीफाइड हो गई जी रेशियो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था जी 1.3 भी होगी। 1.4 तो क्वेश्चन भी वैसे ही सिंप्लीफाइड करने हमने। कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डज़न। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 रुपीज़ ईच और 72 रुपीज़ पर डज़न में हम क्या करेंगे, 6:72/12 पर डज़न के लिए इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे। तो 6 रेशियो ये सिंप्लीफाइड होकर 6 आ गया, 1:1 आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 160 to 150, दोनों तरफ से 0 आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा, 16:5 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी वो कह रहा है 72 for 24 रुपीज़ टू 4, 72 को 24 से डिवाइड करके उसकी रेशियो 4 के साथ ले लेंगे, ऐसे
72 डिवाइडेड बाई 24 रेशो 4। 24 को 72 से डिवाइड किया तो 3:4 आपका आंसर आ गया। 1/1 भी आप डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस जैसी एग्जाम्पल ऊपर भी है, इसको भी देख लीजिएगा। 5 और एग्जाम्पल 5 दोनों सेम है। इफ़ A/B = 2/3, मैं इसके ऊपर ही आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हैं तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी और B की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। तो रेशो में जहाँ A है, A 6 से मल्टीप्लाई आ रहा है, या A की जगह आप 2 मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ 5 के साथ B मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 12 15 आ गई। इसको दोनों को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास सिंप्लीफाइड रेशियो होगी। आगे चलते हैं जी प्रोपोर्शन की तरफ। लास्ट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट हमारा क्वेश्चन प्रोपोर्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रोपोर्शन। इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। जो सॉल्व आपको इजी लगे उससे आप इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन हमारे पास है जी 20/50 प्रोपोर्शन 8/x। पहला मेथड क्या है जी 20/50, आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, प्रोपोर्शन को आप इक्वल टू की फॉर्म में लिख लें 8/x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 50 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। पहले तो इनको इधर ही सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, x 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई x, और 8 किससे मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 से। 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, तो आपके पास आंसर आ गया 20। इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने का जो है वो आपको मैं बताता हूँ। 8/x, ये जो साइडों वाले नंबर होते हैं ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और ये जो अंदर वाले नंबर होते हैं ये मीन्स कहलाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स क्या है हमारे पास 20 और x, 20 को x से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू मीन्स क्या है हमारे पास, ये आपके एक्सट्रीम्स हो गए और ये आपके मीन्स हो गए। 50 और 8, 20 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा जी डिवाइड हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 ज़ार 8 और 5 4 ज़ार 20। जो सा मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर लें। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन में पेज 32 एग्जाम्पल 1, पेज 37 एग्जाम्पल 2। पेज 32 एग्जाम्पल 1, ज़कात का ये चैप्टर है, ज़कात और उशर का। तो हमने इसमें ज़कात और उशर कैलकुलेट करना होता है। तो ज़कात का क्वेश्चन इंतहाई आसान है, ये मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ, इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा किया हुआ है। आपको मैं बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ कैसे आप इसको करेंगे। वो बेसिकली कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख के ऊपर आपने ज़कात कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं जी। पहले आप लिखेंगे जी अमाउंट इज इक्वल टू 5 लाख। अब आपने लिखना है रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात याद भी रखें, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। रेट ऑफ ज़कात होता है 2.5%। आपने 2.5% लिखने के बाद इसको इज इक्वल टू कर देना है 1/40। क्या कर देना आपने 1/40। अब जिस भी अमाउंट की आपने ज़कात मालूम करनी है उसको जस्ट 40 पे डिवाइड कर दें या 1/40 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। अब हम अमाउंट ऑफ ज़कात निकालते हैं इसी क्वेश्चन की। जिस क्वेश्चन की भी आपने ज़कात मालूम करनी होगी उसको आपने 1/40 से मल्टीप्लाई कर देना है। अमाउंट ऑफ ज़कात, अब 5 लाख की हमने ज़कात फाइंड आउट करनी है। 5 लाख को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/40। इस लंबे चौड़े चक्कर में आप पढ़े ही ना, 2.5 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ख़त्म करके 1/100 लगाया, जो आपको पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, फिर उसको इसने ऐसे किया। तो आप जस्ट 1/40 लिख दें,
इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप इसको 40 पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 12,500 रुपीज़। ये आपकी अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई। ओके हो गया जी। इसी तरह से आप जो है इसमें ज़कात ये आ गया जी 2.1 कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000 1/40 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू 3 लाख 1/40 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से यहाँ 11,10,000 आ जाएगा, यहाँ भी 11, सारा क्वेश्चन ऐसे ही, यहाँ 11,10,000, यहाँ 11,10,000, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ 3 लाख, यहाँ 3 लाख। अब उशर में आपने क्या करना है, उशर के जो हैं वो आपने याद रखनी है एक चीज़ कि जब नेचुरल सोर्सेज होता है तो उसके ऊपर आपकी 10% उशर देना पड़ता है, जो कल्टीवेशन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है आपकी, और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज से आपको जो है वो कल्टीवेशन करनी पड़ती है जैसे ट्यूबवेल वगैरह से, तो उस पर आपको 5% देना पड़ता है। जस्ट आपने ये परसेंटेज कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, ये आपको चैप्टर 4 और 5 में भी काम आएगी अगर आपको ये करना आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन में देखें तो कहता है 6 लाख आपकी जो है प्रोडक्शन है, तो आपने इसके ऊपर उशर फाइंड आउट करना है, जबकि नेचुरल सोर्सेज है तो नेचुरल सोर्सेज के ऊपर आपका जो उशर का रेट लगता है वो क्या लगता है 10% लगता है, और आर्टिफिशियल सोर्सेज के ऊपर आपका उशर का रेट क्या लगता है जी 5% लगता है। ये आपने बस रेट याद रखने उशर के 10% और 5%, नेचुरल पे 10 और आर्टिफिशियल पे 5%। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटल प्रोडक्शन लिख लें आप, $6 लाख रेट ऑफ उशर। अब चूंकि ये नेचुरल सोर्सेज तो आपका रेट का आ जाएगा 10%। अब हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है, अमाउंट ऑफ उशर। तो आप क्या करें 6 लाख को 6 लाख को आप 10% से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लें 10/100 हो जाएगा, यानी 10/100 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो 60,000 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन में करना है, वहाँ आपके पास 3,50,000 है, प्रोडक्शन कितनी है 3,50,000। अब चूंकि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है तो आप रेट ऑफ उशर क्या रखेंगे 5%, मतलब 5/100। तो अमाउंट ऑफ उशर आपकी क्या आ जाएगी 3,50,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5/100 से। ये 0 इस 0 से गया, ये 0 इस 0 से गया, 3,500 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 500 500 5 5 25 का 5 2 कैरी 5 3 15 15 और 2 17 17,500 आपका आंसर आ गया जी। ये आपके चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया जी। शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो चैप्टर 3 में आपने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 करना है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेंगे, वो फार्मूले मैं आपको समझा भी देता हूँ। इन फार्मूलाज में हम सेलिंग प्राइस को SP से डिनोट करेंगे, कॉस्ट प्राइस को CP से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉफिट को P से, लॉस को L से और मार्क प्राइस को MP से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो तो आपको प्रॉफिट होता है। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो लॉस होता है। अगर आपका प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा तो कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें मालूम करना है तो प्रॉफिट ऊपर CP नीचे 100% से मल्टीप्लाई। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया उसने और आपको SP मालूम करने के लिए दिए, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको प्रॉफिट दिया हो और SP दी हो और CP मालूम करने के लिए दिए तो CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो लॉस के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लॉस चूँकि
प्रॉफिट हो रहा है आपको तो ओके, अगर लॉस होता है तो आपका काम उलट हो गया। तो हमने फार्मूलाज भी उलट कर देने। उलट में क्या कर दिया हमने, पहले इधर एस पी माइनस सी पी था, हमने इधर सी पी माइनस एस पी कर दिया। तो प्रॉफिट की जगह लॉस एल आ गया, बाकी फार्मूला वही है। यहाँ पी ओवर सी पी ओवर मल्टीप्लाई 1/100 था, 100% था, तो यहाँ एल ओवर सी पी मल्टीप्लाई बाय 100% आ गया। तो सेम फार्मूला होगा आपका जो प्रॉफिट में था वही होगा यहाँ पे भी। जस्ट क्या होगा, आपने पी की जगह एल और प्रॉफिट में प्लस और लॉस में माइनस लगा देंगे। इसी तरह सेम फार्मूला प्रॉफिट की सूरत में प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस की सूरत में लॉस। यानी अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो यहाँ आप प्लस की जगह माइनस और यहाँ एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस और एल। अब 3.2 जो है उसमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट का आ जाता है। उसके लिए आपको लॉस वाले फार्मूले अगर याद हैं तो इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे मार्क प्राइस और डिस्काउंट वाले फार्मूला में। करना क्या, हमने जहाँ जहाँ आपके लॉस वाले, ये देखें 2 दफ़ा मैंने फार्मूला लिखे हुए लॉस परसेंटेज, एस पी सी पी का फार्मूला, ये 2 दफ़ा मैंने इसलिए लिखे हैं कि यही फार्मूले मैं आपको मार्क प्राइस वाले फार्मूलाज में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। करना क्या आपने, जहाँ जहाँ आपका सी पी है उसको आप कर दें एम पी। तो यहाँ सी है तो इसको कर दें एम पी। जहाँ जहाँ आपका लॉस का एल है वहाँ आप उसको क्या कर दें डी। तो ये आपका डी ओवर एम पी इंटू 100% होगा। इसी तरह ये सी पी है, इसको आप क्या कर दें, और इसको एल को क्या कर दें डी, इसको क्या कर दें एम और इसको क्या कर दें डी। ये आपके मार्क प्राइस के भी तीनों फार्मूले याद हो गए। अगर आपको ये 3 याद हैं तो इनको प्रॉफिट की जगह लॉस और प्लस की जगह माइनस कर दें तो लॉस के याद हो जाएंगे। अगर आपको लॉस के याद हैं तो सीपी की जगह एमपी और लॉस की जगह डिस्काउंट कर दें आपके फार्मूले याद तो समझे क्वेश्चन तैयार। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें जी 3.1 सीपी उसने दिया 950, प्रॉफिट दिया 10%, एसपी हमें फाइंड आउट करना है। तो जब एसपी फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट हमें हो रहा है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एसपी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। इसी तरह आप इन तमाम प्रॉफिट वाले फार्मूला में क्वेश्चंस में प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे और लॉस वाले क्वेश्चंस में हम ये लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे जब हमें वो एसपी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो ये एसपी जो है वो लॉस वाले फार्मूले हम लगा देंगे इसमें। नीचे क्वेश्चन में सीपी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो सीपी जब प्रॉफिट दिया उसने तो हम ये वाला प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे, जब उसने लॉस दिया है तो हम ये लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह से हम चलते चलते साथ इसको भी देख लेते हैं। जब वो आपको सेलिंग प्राइस एसपी फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एस पी इज इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100। और आपको जब एम पी फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे एस पी इंटू 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब आपको फार्मूले की एक दो की मैं इम्प्लीकेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। बाकी के भी आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे जैसे आप एक दो को सॉल्व करेंगे। एक आपको प्रॉफिट वाला कर देता हूँ, एक आपको लॉस वाला कर देता हूँ, एक आपको डिस्काउंट वाला कर देता हूँ जी। लें जी पहला क्वेश्चन कर देता हूँ आपको मैं। एस पी हमने फाइंड आउट करनी है। सीपी उसने दी है 950 और प्रॉफिट उसने दिया है 10%। तो आपका फार्मूला क्या था, एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। जस्ट करना क्या हमने, एस पी तो फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू भी वैसे ही आ गया। सी पी जो अमाउंट दी है वो लिखते हैं उसकी जगह 950 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का प्लस प्रॉफिट कितना दिया उसने 10% ओवर 100। अब आपने जस्ट करना क्या है, 950 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 110 और डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। तो 95 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 11 5 ज़ा 55। तो 11 9 ज़ा 99 और 5 104। ये आपका आंसर आ गया। लें जी आसान सवाल।
अब हम CP फाइंड आउट करते हैं और लॉस वाला क्वेश्चन करते हैं जी। फाइंड CP, SP और लॉस। आ जाए जी, CP फाइंड आउट करें। SP उसने दिया है 851 और लॉस उसने दिया है 8%। अब हमें CP फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस फार्मूला SP मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। CP ऐसे ही आ गया, फाइंड आउट करना है। SP दिया उसने 851 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस 8। तो 851 मल्टीप्लाई बाय 100/100 में से आप 8 को माइनस करें तो 98 आए, 92 आएगा आपका। तब 851 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा ये। इसको आप 92 पे कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें, आपके पास इधर आंसर आ जाएगा जी। अब आते हैं हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस की तरफ अपने। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन देखें जी। एक मार्क प्राइस फाइंड आउट करना बता देता हूँ आपको, और एक आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना बता देता हूँ। फाइंड SP व्हेन MP एंड डिस्काउंट इज गिवन। तो हमें फाइंड आउट करना है SP, फाइंड आउट करेंगे हम। MP मार्क प्राइस उसने दी 728 और डिस्काउंट उसने कितना दिया 6%। तो SP का फॉर्मूला लगाते हैं हम। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100। तो मार्क प्राइस उसने हमें दिया हुआ है, वो क्या है जी 728 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट भी दिया 6 डिवाइडेड बाय 100। तो 728 मल्टीप्लाई बाय 100 में से 6 को माइनस किया 94/100। तो 728 को आप 94 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसी तरह से वो कहता है कि जी मार्क प्राइस फाइंड आउट करें, आप MP फाइंड आउट करें, जबकि SP क्या दी उसने 2400 और डिस्काउंट क्या दिया उसने 4%। तो MP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। MP फाइंड आउट करना है, ऐसे ही आ जाएगा SP 2400 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस 4। 2400 मल्टीप्लाई बाय 100/96। तो 2400 को आप 100 से मल्टीप्लाई करके 96 पे डिवाइड करें, तो आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगी जी। आपके पास क्या आ जाएगी मार्क प्राइस। लीजिए ये आपका चैप्टर 3 भी, उसके भी गैस हो गए, सॉल्व कर लिया हमने। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन अहम थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 में से आपको डेफिनेशंस ही आनी है। चैप्टर 5 में से आपको एक डेफिनेशन आएगी और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ जगह से पूछता है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। चैप्टर 6 पे आएंगे हम। चैप्टर 6 पेज 149, 151, 6.3 के पहले 10 क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो हैं ये साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड हैं कि डेसिमल फॉर्म से हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है नंबर्स को, और जो साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं उनको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है। पहले आप देखें पेज 149 की एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल है, ये आपने करनी है। 151 की एग्जांपल आपने करनी है। 6.3 के क्वेश्चंस ये आपने सॉल्व करने हैं। ओके हो गया जी। अब इसको मैं साइंटिफिक को डेसिमल में और डेसिमल में साइंटिफिक को कन्वर्ट करके बताता हूँ। जस्ट आपने पॉइंट की मूवमेंट से आपने 10 की पावर लिख देनी नंबर्स के साथ। कैसे बोला 0.051 है, इसको हमने ये पॉइंट यहाँ से उठाना है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, यानी कि 5 के बाद आ जाएगा।
ये आपका हो गया 5.1। तो मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अच्छा जी, ये 10 की पावर जो 2 बनती है समटाइम्स प्लस आती है समटाइम माइनस आती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमने प्लस लगानी है कब हमने माइनस लगानी है। तो उसके लिए एक छोटा सा जो है ये फार्मूला याद रखें। ये इंग्लिश के कुछ लेटर्स आप एल से आर तक याद रखें, LMNOPQR। यहाँ एल से मुराद लेफ़्ट है और आर से राइट। तो जब भी हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो आपका सबसे पहले क्या आएगा माइनस, और जब हम राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे तो राइट से लेफ़्ट जब आएंगे तो क्या आएगा पहले प्लस आएगा। तो यही आप रूल याद रखें। तो जब आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट मूव करें, लेकिन लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो पहले माइनस आया है तो पावर माइनस हो जाएगी। अंडरस्टैंड जी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें 89.99। हमने इसको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। यहाँ आएगा 0.8.999। तो पॉइंट ने ये एक डिजिट मूव किया तो बनेगा 10 की पावर 1। अब देखें पॉइंट राइट से लेफ़्ट को गया, राइट से लेफ़्ट को, तो राइट से लेफ़्ट को आए तो प्लस होता है तो प्लस ना लगाएं इसके साथ। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 2 5 6 6 3 2 4। इसमें पॉइंट है ही नहीं, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके एंड पे पॉइंट होता है, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके एंड पे होता है। हम इसको यहाँ से उठा के इस 2 के बाद लेके आएंगे तो जाएगा 2.566324 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट मूव किए इसने पॉइंट ने 1 2 3 4 5 और 6। चूँकि ये राइट से लेफ़्ट को गया है, जब राइट से लेफ़्ट को जा रहा है तो देखें हमने क्या अभी फार्मूला बनाया, राइट से जब लेफ़्ट को हम मूव करेंगे तो पहले प्लस का साइन आएगा। तो ये भी 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 प्लस की होगी। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 0.424। तो पॉइंट यहाँ से मूव करेगा और यहाँ आएगा, हो जाएगा 4.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक डिजिट मूव किया है तो एक। आप देखें मूवमेंट हमारी किधर से, लेफ़्ट टू राइट। तो जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो पहले कौन सा साइन आता है माइनस का, तो इस वन के साथ भी हम माइनस लगा देंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लें पाँचवा 0.00060 तो पॉइंट यहाँ से हम उठा के 7 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे, हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो आप अगेन देखें हम लेफ़्ट से राइट मूव करके गए हैं तो ये पावर कौन सी होगी माइनस की। ये हमने जो डेसिमल फॉर्म में नंबर लिखे थे इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं उनको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 4 है तो पॉइंट को प्लस 4 है तो आप देखें आपका प्लस राइट साइड पे और माइनस लेफ़्ट साइड पे है, प्लस राइट पे और माइनस लेफ़्ट पे होता है। तो जब आपकी प्लस पावर होगी तो हम राइट पे मूव करेंगे और जब लेफ़्ट पावर माइनस पावर होगी तो हम लेफ़्ट पे पॉइंट को मूव करेंगे। अब चूँकि प्लस पावर है तो पॉइंट को हमने 4 डिजिट राइट पे मूव करना है। तो एक डिजिट 8 हो गया, दूसरा 6 हो गया। अब 2 डिजिट हमारे पास नहीं है तो उन 2 डिजिट की जगह 0 लगा लेंगे, यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा। लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.345 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो माइनस चूँकि लेफ़्ट पे होता है तो इसलिए हम पॉइंट को 5 डिजिट, 5 पावर है तो 5 डिजिट लेफ़्ट पे मूव करेंगे हम। तो एक ही डिजिट हमारे पास है तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 पूरे करने के लिए 0 लगाएंगे और बाकी पूरा नंबर आपका वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखें जी 5.1 इंटू 10 की पावर -9। तो हमने पॉइंट को 9 डिजिट लेफ़्ट मूव करना है। तो एक तो हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा लेंगे हम तो 9 डिजिट पूरे हो गए। ये आपका आंसर आ गया जी। इसी तरह बाकी भी आपकी कन्वर्जन हो जाएगी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड है। 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारे पास। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉग ऑफ m n इज इक्वल टू
log of m प्लस log of n। सेकेंड लॉ क्या है, log of m ओवर n इज इक्वल टू log of m माइनस log of n। और थर्ड लॉ आपके पास क्या है, log of m की पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय log m। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक लॉग है, दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के अलग-अलग लॉग लेके उनको प्लस कर दें, या अगर दोनों के दो रकमें हैं, दोनों के अलग-अलग लॉग प्लस हो रहे हैं तो एक लॉग में उनको मल्टीप्लाई कर दें। यानी एक लॉग में अगर रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अलग-अलग लॉग्स में वही रकमें प्लस हो जाएंगी। इसी तरह एक लॉग में अगर रकमें डिवाइड हो रही हैं तो हम अलग-अलग लॉग्स में उनको माइनस कर देंगे, और अगर अलग-अलग लॉग्स में माइनस हो रही हैं तो उनको एक लॉग में डिवाइड कर देंगे। अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर लॉग से पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उस नंबर की पावर बन जाएगा, वो जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है। इससे हमारे कुछ बड़े ही अहम क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछ रहा है। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेदर लॉग एक्स प्लस 1 बेस 3 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 2 है ये इस 3 की पावर बन जाएगा। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया जी 8। ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेज 154 उसकी एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो जो कॉमन लॉगरिथम होते हैं उसकी बेस 10 होती है। यहाँ तो उसने बेस बताई थी 3। यहाँ देखें, यहाँ 2 के साथ मैंने माइनस लगाया, 1 के साथ प्लस नहीं लगाया, यानी प्लस लगाएं या ना लगाएं अंडरस्टूड होता है कि इससे पहले प्लस है। यहाँ इस नंबर में कोई पॉइंट नहीं था तो हमने इसके बाद पॉइंट लगा लिया था। इसी तरह से अगर किसी नंबर की बेस नहीं दी तो वो उसकी बेस 10 होती है, और किसी लॉग की बेस नहीं दी तो उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। तो ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लॉग x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर बेस नहीं दी तो इसका मतलब यहाँ बेस कितनी है, इसकी 10 है। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये देगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। 10 की पावर 1 लेंगे तो 10 ही होगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 12। इसी तरह से जो सेकंड आपका क्वेश्चन है वो भी बड़ा अहम है। कह रहा लॉग x प्लस 3 इक्वल टू, इसमें भी उसने बेस नहीं दी। तो जैसे यहाँ बेस हमने 10 रखी थी तो यहाँ भी बेस 10 ही रखेंगे। यहाँ 1 आके 10 की पावर बन गया था तो यहाँ 2 आके 10 की पावर बन जाएगा x प्लस 3। तो जब आप 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपका आंसर आ गया 97 जी। तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं 6.4 पे। 6.4 में आपसे वो करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, लॉग पूछ रहा है और एंटी लॉग पूछ रहा है। लॉग और एंटी लॉग तो आप कैलकुलेटर से मालूम कर लें, आप आंसर दे दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। जो करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है वो बेसिकली जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा था, जो 10 की पावर बनती है वही करेक्टरिस्टिक्स है। यानी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या, 6। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -1। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -7। इसी तरह से जब इन नंबर्स के पॉइंट को भी हम मूव करेंगे तो यहाँ से जब यहाँ आए, पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो 1 2 3 डिजिट मूव करता है, तो ये हमारी 10 की पावर कितनी होगी, 3। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3। इसी तरह ये भी मूव करेगा 3 डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक 3। ये अपनी जगह पे रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, तो करेक्टरिस्टिक 0। ये 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा तो करेक्टरिस्टिक -1। ये 2 डिजिट मूव करेगा
तो कैरेक्टरिस्टिक -1, ये 4 डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 और 4, तो कैरेक्टरिस्टिक -4। लॉग और एंटी लॉग आप कैलकुलेटर से ले लें। तो अब लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके जो हमने बड़े अहम 2 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं हम। पेज आपका 163 पे है एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल है पेज 163 पे। कह रहा शो दैट 3 log 2 + log 5 = log 40। तो हमने इसको कैसे करना है जी? 3 log 2 + log 5 = log 40। अभी मैंने आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम बताए थे कि अगर कोई रकम लॉग से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो रकम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी पावर बन जाएगा। यहाँ पे भी देखें, ये 3 लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 इसका क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। तो हो जाएगा log 2³ प्लस log 5 = log 40। अब ये 2³ का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा आपके पास log 8 प्लस log 5 = log 40। अब फर्स्ट लॉ में आपको बताया था कि अगर दो लॉग हैं और वो प्लस हो रहे हैं तो उनको एक लॉग में उन दोनों की रकमों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी ये 2 रकमें हैं, उन दोनों के लॉग हैं, जब इनको एक लॉग में लेके आएंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखें दोनों साइडों पे आपका log 40 आ गया जी। ओके हो गया जी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अगर आपको कोई और आ जाएगा तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो गैस में मैंने दिया, इससे मिलता जुलता आप कर लें। 5 3 की पावर बन जाएगा, 3 की पावर 5, 3 9, 9 3 27, 23 7 3 81, 81 3 243। जब ये दोनों माइनस हो रही होंगी तो जब एक लॉग में लेके जाएंगे तो एक लॉग वाले में हम क्या करते थे, जब 2 लॉग माइनस हो रहे थे तो उनको एक लॉग में डिवाइड कर देते थे। तो 243 को आप 9 पे जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास log 27 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट गैस का क्वेश्चन है पेज 166, log 32 डिवाइडेड बाई log 4। इंतहाई आसान क्वेश्चन। आप 32 की भी फैक्टराइजेशन कर लें, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। तो ये बन गया log 2³ 1 2 3 4 5 5। 4 को करेंगे तो बन जाएगा log 2²2। अब यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई करें। थर्ड लॉ क्या था कि अगर पावर है तो वो log से मल्टीप्लाई हो जाती थी, पावर को log से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर log से कोई रकम मल्टीप्लाई होती थी उसको पावर बना देते थे। अब ये पावर है तो ये log 2⁵ है तो ये log 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × log 2। और ये 2⁵2 है तो ये 2 log 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये log 2 दोनों साइडों से ऊपर और नीचे कैंसिल हो गए, तो आपका 5/2 आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके log 27 और log 9 है, दोनों को 3 की बेसिस में कन्वर्ट कर लेंगे आप। ये 3³ 3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ये पावर इसकी 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगी, log 3 दोनों साइडों से कैंसिल, 3/2 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ये आपके ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ये भी 3 की बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको 6 की बेस में कन्वर्ट कर लें, इसको भी 3 की बेस में कन्वर्ट कर लें। ये 6⁵2 हो जाएगा, 2 log 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 6 और log 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। चैप्टर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया जी। अब आते हैं जी हम चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर 7 में सबसे पहले 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, आसान है ये। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आए ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे?
पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 3 है, तो हमने फर्स्ट 3 फाइंड आउट करनी है। पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1। आपके पास क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दें। तो a1 1 प्लस 3, तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 4। फिर आप n इज इक्वल टू क्या पुट करें, 2। तो n की जगह पहले 1 पुट किया था, अब n की जगह 2। तो n की जगह पहले 1 पुट किया था, n की जगह 2। 2 प्लस 3 5। फिर आप n इज इक्वल टू क्या करें, 3। n इज इक्वल टू 1 किया तो n की जगह 1, n इज इक्वल टू 2 किया तो n की जगह 2, n इज इक्वल टू 3 किया तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे हम, 3। तो 3 प्लस 3 आंसर आ गया 6। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो बार बार पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है वो है ए एन इज इक्वल टू 1/2n-1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम n की जगह 1 पुट करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 और होल स्क्वायर। 1/2 इंटू 1, 2 1 2, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1/1 आंसर क्या आ गया आपका, 1। इसी तरह हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। a2 इज इक्वल टू 1/, ये जस्ट यहाँ पे पहले यहाँ n था, n की जगह हमने 1 रखा क्योंकि n को 1 के इक्वल किया था। अब n को 2 के इक्वल किया है, तो जहाँ आपका n था वहाँ अब हम 2 रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1/2 टू द 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। तो आगे आंसर आपके पास 1/9। इसी तरह अब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो a3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 और होल स्क्वायर। तो 3 टू 6, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/25। इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आया हुआ है वो भी मैं आपको कर देता हूँ। वो है an इज इक्वल टू 3n माइनस 5। तो n की जगह आप 1 पुट करें। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5, 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 माइनस 2 आंसर आ गया। फिर n की जगह आप 2 पुट करें। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 आंसर आ गया। फिर आप n की जगह 3 पुट करें। 3 इंटू 3 माइनस 5, 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 4 आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं जी 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 3 5। इसमें आपके अरिथमेटिक सीक्वेंस उसका फार्मूला आपका अप्लाई होगा। बड़ा आसान फार्मूला है। फार्मूला हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ ए एन और डी से क्या मुराद है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको फार्मूला जो है वो अप्लाई करना आसान हो जाएगा। ए एन स्टैंड्स फॉर nth टर्म या लास्ट टर्म इसको कह लें या रिक्वायर्ड टर्म कह लें। ओके हो गया जी। ए जो आपके पास है दैट इज़ फर्स्ट टर्म, जो आपको सीक्वेंस दिया है उसकी जो पहली टर्म होगी वो ए होगी। और एन सीक्वेंस में आपके पास कुल कितनी टर्म्स हैं दैट इज़ एन। डी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कितना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 7 11 डॉट डॉट 61st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें फर्स्ट टर्म आपकी 3 है तो ए की जगह आ गया 3। 61st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है तो एन आ गया आपका 61। डी डिफरेंस आप हर वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करके डिफरेंस निकाल सकते हैं। यानी 7 में से 3 माइनस करें 4 आता है, 11 में से 7 माइनस करें तो 4 आता है। कोई से भी टर्म लें उससे उसकी पिछली को माइनस कर दें तो आपका डी आ जाएगा। फार्मूले की सारी चीज़ें आ गई। अब हमने 61st टर्म मालूम करनी है। 61st टर्म क्या आती है।
मतलब ये है कि हम हर नंबर में 4 ऐड करते जाएं, 4 ऐड करते जाएं, तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। जब 61 तक जाएं, या तो आप सारे 4 ऐड करते जाएं, लगे रहें सारा दिन, या फार्मूले की मदद से आप आराम से निकाल लें। तो हमने ए 61 हम निकालनी, ए की जगह जो ए की वैल्यू निकाली थी वो पुट करें, यानी फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3 प्लस ब्रैकेट एन कितना आपका 61 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना निकाला हमने 4, तो 3 प्लस 61 में से 1 गया तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 प्लस 60 मल्टीप्लाई 4 240, ऐड कर दें तो 243। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो उसमें देखें आपके पास 4 टर्म्स होती हैं, एन और डी, ये चारों फार्मूले में होती हैं। दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या किया, आपको 3 टर्म्स हर एक क्वेश्चन में दी हुई हैं और एक टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए दी है। जैसे यहाँ एन और एन दे दिया, डी नहीं दिया, डी यहाँ फाइंड आउट करना है। यहाँ डी दे दिया है और ए नहीं दिया, ए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ एन और एन दे दिया, यहाँ भी डी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ डी एन और ए दे दिया, एन नहीं दिया, एन फाइंड आउट करेंगे। तो आपने जस्ट फार्मूला लगा लेना है और फार्मूले में जो जो वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे, जो नहीं दी उसको वैसे ही छोड़ के उसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन में करके दे देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। जो आपसे नहीं हो सकेगा तो इनकी मैंने डिटेल्ड वीडियोस, अभी तो शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने, जल्दी से आपको सिर्फ सॉल्व करना बता रहा हूँ। डिटेल्ड वीडियो, हर चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो में कंप्लीट गैस पेपर दोबारा से बड़ी डिटेल से समझा के सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ए उसने दिया आपको 5, एन 61 और एन 15, डी फाइंड आउट करना है। A5 एन 61 और डी उसने दिया है, फाइंड आउट करना है डी हमने, और एन दिया है 15। फार्मूला लगाएंगे हम अपना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए एन उसने 61 दे दिया, तो क्वेश्चन में हम A1 की जगह पुट कर देंगे 61 इज इक्वल टू, वैसे ही आ गया, A5 आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, ब्रैकेट वैसे ही आ गई, N 15 आ गया, माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, D नहीं दिया तो D लिखते। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लें डी के लिए, 61 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई बाय डी। 14 डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ प्लस नहीं होगा, ये बच्चे गलती करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय डी। 61 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 56। 14 मल्टीप्लाई बाय डी, 14 इधर आके डिवाइड होगा, 56 पे 14 को डिवाइड करें आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन पे भी जो है वो फार्मूला अप्लाई करके तो अननोन जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाए जी अरिथमेटिक मीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है, हर साल आता है और आसान भी इंतहाई है। पेज 183 एग्जाम्पल 1, अरिथमेटिक मीन 4 और 8 का दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं, बस इतना सा काम है। जिन 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन मालूम करने के लिए कहे, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें। 8 प्लस 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6। इसी तरह 205 प्लस 605, 2 और 6 कोएफिशिएंट ऐड हुए 805, 8 को 2 पे डिवाइड किया 405, आंसर आ गया। इसी तरह से जी ये है -3 और 7, ये मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, ये और ये दोनों आपको सॉल्व करके दे देता हूँ जी। -3 और 7 का हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, तो AM इज इक्वल टू -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2।
-3 + 7 दोनों अपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे और साइन बड़ी टर्म का आएगा। बड़ी टर्म 7 है, उसका साइन प्लस का आ गया। 7 में से 3 माइनस किए तो 4 आ गए। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। ले जी क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है जी √7 और 3 √7। तो ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम √7 + 3 √7 डिवाइडेड बाई 2। इस √7 का कोएफिशिएंट 3 है, इस √7 का कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका ये कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। तो 3 + 1 क्या होगा? 4 √7 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 ज़ा 4, तो 2 √7 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से x - 1 x + 7 दो टर्म्स हैं, एक कोमा से पहले वाली और एक कोमा के बाद वाली। सिर्फ कोमे को हटाएं और कोमा हटा के प्लस लगा दें। x - 1 + x + 7 डिवाइडेड बाई 2। अब x + x 2x + 7 और -1, अगेन +7 और -1 ऑपोजिट टर्म्स है, माइनस होंगी और बड़ी टर्म का साइन प्लस आएगा। 6/2 इन दोनों, ये दोनों 2 पे डिवाइड होती हैं, 2 कॉमन ले आएंगे। x + 3/2, 2 2 से कैंसिल, x + 3 आपका आंसर आ गया जी am। लगे आज gm भी कर लेंगे। यहाँ हमने डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई किया और gm ज्योमेट्रिक मीन में हम मल्टीप्लाई करके 2 पे मल्टीप्लाई करके √ लेंगे। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके √ लेंगे जी। जैसे ये 3 और 27 का आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना है gm, तो 3 और 27 को मल्टीप्लाई किया, 81 का √ लिया तो +-9 आंसर आ गया। इसी तरह 2x² और 8y4 इनका आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और √ ले लिया। 8 2 = 16, x² और y4, 16 4 का स्क्वायर होता है, x² x का होता है और y4 y² का स्क्वायर होता है। स्क्वायर √ कैंसिल, 4xy² आपके पास आंसर आ गए। इसी तरह से 9 और 5 का gm फाइंड आउट करना आपने। 9 and 5, 4 and 9, -2 and -8, ये तीनों के मैं आपको करके देता हूँ। 9 and 5 का gm, तो हम लिखेंगे gm = 9 × 5 का √। अब 9 आपके पास 3 की पावर 2 होता है, तो ± √ के साथ आता है। जिसकी √ में जिस रकम की पावर 2 हो जाती है वो √ से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका √ और पावर कैंसिल हो जाती है। मैं आपको वर्किंग भी कर देता हूँ कि √ के नीचे जितनी भी रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनके √ सबके अलग-अलग हो सकते हैं। अलग-अलग कर दिया, ये पावर और कैंसिल हो गया, इसका +-3 और ये √5 आंसर आ गया। इसी तरह से 4 and 9, 4 × 9 का √ ये आपका आ गया gm। 4 2 की पावर 2 × 9 3 की पावर 2, दोनों की पावर 2 है तो दोनों √ से बाहर आ जाएंगे। +-6 आपका आंसर आ गया जी। इसी तरह आपके पास है जी -2 और -8 का gm फाइंड आउट करेंगे आप। -2 × -8, तो माइनस +16, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 आंसर आ गया। ले जी चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 का पेज 198, 199, 200 पे यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे हम। यूनियन और इंटरसेक्शन पेज 198, ये लें जी। कह रहे जी ए आपका ये है, बी ये है, आप इनका यूनियन फाइंड आउट करें। यूनियन में हम क्या करते हैं कि ए और बी जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों के, उन सबको हम एक सेट में इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो जो एलिमेंट दोनों में आते हैं, जैसे ये 2 और 4 दोनों में आए हैं, चाहे 2 दफ़ा आए हैं लेकिन ये सेट में एक ही दफ़ा आएगा। क्यों? क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। जिसमें एलिमेंट रिपीट होंगे वो सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेटों में है तो वो एक दफ़ा ही आएगा।
और इनको सबको इकट्ठा करके लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे ABC और AEIOU है, तो हमने इनको इकट्ठा करके लिखा। A दोनों तरफ है तो आ गया, B आ गया, C आ गया, EIOU इसके आ गया। इसी तरह यहाँ पे है जी 2 3 4 5 यूनियन 6 7, C यूनियन D 2 3 4 5, 2 3 4 5 इसका आ गया, 6 7 इसका आ गया। इसी तरह यहाँ भी यूनियन है। इंटरसेक्शन में हम जो दोनों में कॉमन होते हैं वो ले लेते हैं। जैसे A आपके पास है 2 3 5 7 11, B है 1 3 5 7 9, तो A इंटरसेक्शन B करेंगे तो देखेंगे जो दोनों में है वो ले लेंगे हम। 2 इधर है, इधर नहीं है, नहीं आएगा। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 आ गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 आ गया। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 भी आ गया। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। तो 3 5 7 जो दोनों में थे वो आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये नीचे वाली एग्जाम्पल भी है, इसको भी देख लें। और हाँ, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह इस दफ़ा आ जाएगी। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन कर लें। पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन की जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम कम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे जी। डिफरेंस और कम्प्लीमेंट की तरफ बाद में जाएंगे, पहले यूनियन और इंटरसेक्शन को सॉल्व करना सीख लें। ए सेट आपके पास है 1 4 7 और 8। बी सेट हमारे पास है 4 6 8 और 9। सी सेट भी उसने दिया हुआ है हमें, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, 3 4 5 और 7। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो कह रहा है कि आप फाइंड आउट करें ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे, इधर ए लिखा है तो ए की जगह इधर ए सेट लिखेंगे, 1 4 7 और 8। फिर यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन लिखेंगे। फिर बी सेट लिखेंगे, 4 6 8 और 9। अब हमने इनके तमाम के एलिमेंट्स इकट्ठे कर देने हैं, जो दोनों में वो एक दफ़ा आएगा। तो 1 4 दोनों में एक दफ़ा आएगा, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, 8 दोनों में एक दफ़ा आएगा और 9 आ गया, ये यूनियन आ गया। अब बच्चे इसमें जो गलती करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन में जो गलती करते हैं बच्चे, वो मैं आपको बता दूं कि इधर ए यूनियन बी तो इधर तो लिख दिया, इधर उनकी जगह ए की जगह ए का सेट, बी की जगह बी का सेट या सी की जगह सी का सेट लिखना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इधर भी इसके साथ भी ए लगा देते हैं, इसके साथ भी बी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनके साथ ए और बी नहीं लगाना, इधर सिर्फ सेट आएंगे और उनके ऑपरेशन आएंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बी यूनियन सी इसी तरह फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें, ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप ए सेट लिखेंगे 1 4 7 और 8, इंटरसेक्शन सी सेट लिखेंगे हम 3 4 5 और 7। इंटरसेक्शन में हमने जो दोनों में हैं वो लिखने हैं, जो एलिमेंट दोनों में हैं वो लिखने हैं। तो 1 बाय 1 चेक करेंगे, 1 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 इधर है, इधर भी है, लिख लेंगे। 7 भी दोनों में है, लिख लेंगे। 8 इसमें, इसमें नहीं है। इसी तरह इसका 3 इधर है, इधर नहीं है, और 7 5 इधर है, इधर नहीं है। तो इस तरह 4 और 7 आपका आंसर आ गया। अब अगर आपसे वो तीनों का इकट्ठा पूछ लेता है, 3 सेटों का यूनियन या इंटरसेक्शन पूछे, तो कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वही चीज़ रूल फॉलो करेंगे, जो जो लेफ्ट साइड पे आप वैसे वैसा राइट साइड पे बिहेव करते जाएं। लेफ्ट साइड पे पहले ए है तो आप ए नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ए सेट लिखेंगे 1 4 7 8। फिर इंटरसेक्शन का साइन इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएं। फिर बी है तो बी सेट लिखें 4 6 8 और 9। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाएं। फिर सी है, उसकी जगह सी सेट लिखें 3 4 5 और 7। फिर ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज करें। अब ब्रैकेट को आपको पता है कि पहले सॉल्व करते हैं, ये सेट आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। बाद बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है तो इसको लिखते ही नहीं नीचे वाले स्टेप में। हर आपके जो इक्वेशन होती है वो हर लेवल पे इक्वल होती है, तो जब आप इस सेट को नहीं लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन ख़राब हो जाएगी। तो 1 4 7 को आप ऐसे ही नीचे लिखें, भूलना नहीं इसको लिखना। इंटरसेक्शन, अब आप इनमें से इंटरसेक्शन लें जो दोनों में है, तो आपका 4 दोनों में है, 6 इधर इधर नहीं है, 8 इधर इधर नहीं है, 9। इसी तरह आपका आंसर सिर्फ आ गया 4। अब आप इन दोनों में देखें, आपका आंसर आ जाएगा 4। लेट्स सपोज अगर इधर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो आपने एम्प्टी सेट जो लिखना है वो आपने इस तरह से लिखना है, या
आपने ये फाई का साइन डालना है। बच्चे क्या करते हैं, एम्प्टी सेट लिखते हुए ये लिख देते हैं, ये गलत है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसका एक एलिमेंट है जो कि फाई है। तो ये आपका यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कंप्लीमेंट जी। कंप्लीमेंट के क्वेश्चन भी बड़े अहम हैं। ये आपका पेज 200 और कंप्लीमेंट का सेट जी। यू दिया उसने 1 2 3 4 5 6 7 और ए दिया है 3 4 5। आपने जस्ट जिसका भी कंप्लीमेंट लेना होता है उसको यू में से माइनस कर देते हैं। यू डिफरेंस उसका और यू का डिफरेंस देख लेते हैं। यू पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है। तो आपने यू के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो ए में ना हो। अगर आपने याद रखने के लिए करना है तो यू में से ए के एलिमेंट निकालना है। ये यू माइनस ए है, वैसे ये माइनस नहीं पढ़ते इसको, ये डिफरेंस होता है। तो आप इसमें से ए के एलिमेंट निकाल दें। 3 4 5 ए के एलिमेंट है, वो निकाल दिए। 1 2 6 7 आपका आंसर आ गया। इसी तरह इसमें भी आप कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आपको एक कंप्लीमेंट मालूम करके भी देते हैं जी। जैसे ये 6 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2 कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं, एक यू कंप्लीमेंट और एक बी कंप्लीमेंट मालूम, एक ए कंप्लीमेंट और एक बी कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 4 6 8 9 और 10। ए सेट आपके पास है 4 और 6। बी सेट आपके पास है 6 8 और 9। तो जब आपने ए कंप्लीमेंट मालूम करना है तो पहली बात तो ये ए कंप्लीमेंट की जगह आप कंप्लीमेंट का साइन ये प्राइम या डैश से भी शो करते हैं, इसको प्राइम पढ़ते हैं, या हम इसको ए के ऊपर छोटा सा सी डाल के भी शो कर सकते हैं, जैसे मर्जी शो करें। ए कंप्लीमेंट यू डिफरेंस ए। तो अब हम क्या करेंगे, यू की जगह यू सेट लिखें 4 6 8 9 और 10। डिफरेंस ए सेट लिखें 4 और 6। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, बच्चे यहाँ ये गलती कि पहले ए लिख देते हैं सेट, फिर यू लिख देते हैं, गलत हो गया। पहले आपने यू सेट लिखना है, ये याद रखिएगा, पहले आप यू सेट लिखेंगे। अब यू में से आप ए के एलिमेंट निकाल दें, 4 और 6 नहीं लिखेंगे हम, तो 8 9 और 10 आपका आंसर आ गया। इसी तरह अगर आप बी कंप्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो यू डिफरेंस बी करेंगे। बच्चे बी पहले लिख देते हैं, गलती नहीं करनी, बी बाद में लिखना है। 4 6 8 9 और 10 डिफरेंस। बी सेट क्या हमारा 6 8 और 9। 6 8 9 आपका आंसर में नहीं आएगा, 4 और 10 आपका आंसर में आ जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए काटा, आपने इसको काटना नहीं है। उसके बाद आपका आ गया जी कार्टेशियन प्रोडक्ट, पेज 210। ए और बी 2 सेट दिए हैं, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। पहले ए के एलिमेंट को हम बी के तमाम एलिमेंट से मिलाएंगे और एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 को 3 से मिलाया, फिर 1 को 4 से मिलाया, 2 को 3 से मिलाया, 2 को 4 से मिलाया, 3 को 3 से मिलाया, 3 को 4 से मिलाया। इसी तरह से आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो जाने। आ जाए जी 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हमने। तो सेट ए और सेट बी करेंगे कैसे, आपको ये मैं करके दिखा रहा हूँ। ए क्रॉस बी लिखेंगे, वैसे ही जैसे ए यूनियन बी होता था। पहले इधर ए सेट 3 5 और 6, अब वहाँ यूनियन लिखते थे, तो यहाँ क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे, और बी सेट। अब वहाँ तो हम यूनियन में सारे इकट्ठे कर लेते थे, इंटरसेक्शन में जो दोनों में होते थे वो लिखते थे। यहाँ हमने क्या करना है, हमने पहले जो सेट के तमाम एलिमेंट्स हैं उसको दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मिलाना है और एक पेयर बनाना है, उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। वो चैप्टर 9 में आपके काम आएगा। तो पहले 3 को 1 से और 3 से मिलाएं। तो तरीका क्या है कि ये सेट की ब्रैकेट डालनी है और ये छोटी ब्रैकेट ऑर्डर पेयर की है। हर पेयर को छोटी ब्रैकेट्स में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, इधर भी सेट की लगा देते हैं या कोमे नहीं लगाते बीच में, तो या ये भी जो है वो छोटी ब्रैकेट लगा जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा जाते हैं। अब 3 को 1 से मिलाया, ब्रैकेट क्लोज, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर हर ऑर्डर पेयर के दरमियान भी कोमा लगाना आपने। 3 को अब 3 से मिलाएंगे, ये ऑर्डर पेयर को ब्रैकेट्स में लिखा। अब 5 को 1 से मिलाया, 5 को
3 से मिलाया, 5 को 6 को 1 से मिलाया, 6 को 3 से मिलाया, ये आपका A क्रॉस B हो गया। इसी तरह हम B क्रॉस A भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले B लिखेंगे, 1 और 3 क्रॉस 3, 5 एंड 6। अब 1 को पहले B सेकंड सेट के तीनों एलिमेंट से मिलाएंगे, 1 को 3 से मिलाया, 1 को 5 से मिलाया, 1 को 6 से मिलाया। अब 3 को 3, 5, 6 तीनों से मिलाएंगे, 3 को 3 से मिलाया, 3 को 5 से मिलाया और 3 को 6 से मिलाया। ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट और आपका चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी, नंबर 9 पे चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को ग्राफ पे ज़ाहिर करते हैं। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हमारे पास, इनको हम ग्राफ पे ज़ाहिर करेंगे। ये 9.1 हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ आपको या तो ग्राफ पेपर में मिल जाएगा। अगर आपको पेपर में ग्राफ मिल जाए तो आपको ये छोटे छोटे खाने बने नज़र आ रहे होंगे। आप 2 खानों को 1 के इक्वल कर लें या 5 को 1 के इक्वल कर लें, या 2 को 1 के इक्वल कर लें या 5 को 1 के इक्वल कर लें। बाकी ग्राफ की जो सारी डायमेंशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। इधर प्लस के साइन होते हैं, इधर माइनस के साइन होते हैं। इधर पर प्लस के नंबर्स होते हैं, नीचे माइनस के नंबर होते हैं वाई एक्सिस पे। अब जो भी एक आपका ऑर्डर पेयर होता है, जो भी आपका पॉइंट होता है, उसके 2 नंबर होते हैं, एक पहला और एक दूसरा। जैसे ए है, ये 2 और -4 है। तो इसमें से जो हर पॉइंट का पहला जो नंबर होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर वाई को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ हमारा एक्स क्या है, -2, और वाई एक्स क्या है, +2, और वाई क्या है, -4। अब एक्स एक्सिस पे हम अपना 2 को ढूंढें। 2 कहाँ, यहाँ। अब 2 से हमने y का नंबर -4 देखना कहाँ है, तो y ऊपर प्लस के हैं, नीचे माइनस के हैं। तो आप देखें x2 यहाँ पे है और y माइनस यहाँ पे है। हमने ऐसी जगह पे डॉट लगाना है, ऐसी जगह पे पॉइंट लगाना है जहाँ से x की वैल्यू 2 शो हो और y की -2। हम इधर से इसको नीचे लेके आएंगे तो ये वाला पॉइंट ऐसा है जो x2 और y -4 को ज़ाहिर करता है। इसको हम डॉट से शो भी कर सकते हैं, अगर नाम भी करें तो कोई मुज़ाहिका नहीं है। इसी तरह आपका है सी पॉइंट, -5 और -1। पहला पॉइंट कौन सा होता है, एक्स का, और दूसरा पॉइंट माइनस का। तो एक्स के -5 ये रहे और वाई का -1 नीचे, तो हम ये पॉइंट आपका सी पॉइंट शो होगा, -5 और -1। इसी तरह नेक्स्ट आपका है डी पॉइंट है या एफ पॉइंट है, -3 और 7। तो ई एफ पॉइंट आपका है -3 और 7। पहले x -3 है जी, x -3 और y 7। तो अब y ऊपर को प्लस का 7 है, नीचे माइनस का होगा, तो ये हम इसको यहाँ पे शो करते हैं। ये आपका -3 और 7, यानी ये पॉइंट x की -3 वैल्यू शो कर रहा है और y की +7 वैल्यू शो कर रहा है। इसी तरह से आप सारे ग्राफ पे नंबर्स को शो कर लेंगे। एक ही नंबर आपको देता है या 2 देता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये सारे आने चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो आपका इससे 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। वो आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करवाऊँगा तब बताऊँगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है गैस में, वो है जी पे 243 कन्वर्जन सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो इसके 2 फार्मूला हैं, आप उन दोनों फार्मूलाज को लिख लें, याद कर लें। एक इसमें से आपका पक्का है सवाल। जैसे अगर आपने सी का फार्मूला है दैट इज़ 5/9 मल्टीप्लाई बाय एफ -32, और आपका एफ़ का फार्मूला है फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करने का फार्मूला है 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी +32। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें जी। डिग्री सेंटीग्रेड में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में।
जब सेंटीग्रेड में मालूम करना है तो सेंटीग्रेड का फार्मूला लगाएंगे। इसमें जो एफ़ है उसकी जगह जो वैल्यू दी है वो कितना दिया उसने 95, वो पुट कर देंगे तो सी ऐसे ही आ गया 5/9 मल्टीप्लाई बाय एफ़ 95 दिया उसने तो 95 माइनस 32 5/9 95 में से 32 गया 5 में से 2 गया 3 9 में से 6 तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 7 63 7 5 35 तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी। इसी तरह से 20 डिग्री सेंटीग्रेड को वो कह रहा है आप कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे आप तो फ़ारेनहाइट का एफ ऐसे आ गया ब्रैकेट 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेंटीग्रेड की जगह आप 20 रखेंगे जी। 20 दी वैल्यू इसने 32 5 4 20 9 5 9 4 36 प्लस 32 तो ये आपका 68 आंसर आ गया फ़ारेनहाइट में। यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो कितना आता है 68। यह आपको हर साल पूछता है वो। ले जी चैप्टर 9 भी हो गया। अब चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 के अंदर आपके जो गैस है पेज 268 271 272 274 283 पेज 288 का क्वेश्चन 5 और 6 इन सब में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं ना वो मैं आपको बता दूं। अरिथमेटिक मीन पूछता है वो आपसे, मोड पूछता है, मीडियन पूछता है, हार्मोनिक मीन पूछता है, ज्योमेट्रिक मीन पूछता है और रेंज पूछता है। इसमें से जो दो है ना इनसे तो आप पहले ही वाकिफ हैं, जीएम और एएम। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में किए थे। चैप्टर नंबर 7 में एएम क्या करते थे, दो वैल्यूज़ होती थी दोनों को जमा करते थे और दो पे डिवाइड कर देते थे। जीएम क्या करते थे, दो वैल्यूज़ होती थी दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और उनका अंडर रूट ले लेते थे। अब अगर जीएम में 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इंडेक्स 3 ले लेंगे। अगर 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपके सिलेबस में से 3 तक ही है, चारों का मल्टीप्लाई करेंगे, इंडेक्स 4 ले लेंगे। 5 होंगी तो पाँचों का मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से इंडेक्स 5 ले लेंगे। ये आपका जीएम आसानी से हो जाएगा। और अगर एएम 7 चैप्टर में हमने किया था, दो वैल्यूज़ होती थी दोनों को जमा करते थे, दो पे डिवाइड कर देते थे। यहाँ 3 होंगी तो तीनों को जमा करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। 4 होंगी तो चारों को जमा करेंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे। 5 होंगी तो पाँचों को जमा करके 5 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 6 7 8 के साथ भी करेंगे। और ये तो वैसे ही बड़ा आसान है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देना है। रेंज मालूम करने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। आपसे जस्ट मिक्स हो जाते हैं, इनको आपने याद रखना है। कोई ना कोई आप इनके साथ हिंट अटैच करें और इनको याद रखें। काम बहुत आसान है, इजी है, लेकिन पेपर में आप भूल जाते हैं कि रेंज में क्या करना है। अरिथमेटिक मीन आ गया तो उसका क्या करना है, हार्मोनिक मीन एचएम आ गया तो उसका क्या करना है, मीडियन क्या क्या करना है, मोड का क्या करना है। इसके आप ना कुछ हिंट रखें, जैसे एएम और जीएम तो चैप्टर 7 से याद रखें इनको। रेंज मैक्सिमम को माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू में से। अब बाकी बचे ये 3, इन 3 में से जो मोड है ना, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। मोड और मोस्ट से, मोड और मोस्ट याद रखें। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आएगी वही हमारा आंसर है। अगर एक वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है तो एक आंसर, अगर दो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है तो दो आंसर आ जाएंगे हमारे, कोई इशू नहीं। और मीडियन, मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू। लेकिन इसके लिए आपने डेटा को पहले क्या करना है, अरेंज करना है, ये याद रखिएगा। अरेंज किए बगैर आप मीडियन सेंटर वैल्यू ले आंसर में लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। अरेंजमेंट लाजमी है, अरेंज करें और दरमियान वाली वैल्यू आंसर दे दें, आंसर आपका आ जाएगा। हार्मोनिक मीन थोड़ा टेक्निकल है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको दो तरह से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो सा आपका मेथड इजी लगेगा आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। अब 1 बाय 1 चलते हैं, तरीके मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन देखते हैं वो कहाँ से उठाता है और कैसे कैसे देता है। पेज 268 थी पहले, देखें जी, ये मीन दिया हुआ एग्जाम्पल 1 264 है। कह रहा है इनका आप मीन मालूम करें, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। तो वैल्यूज़ कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों को जमा करेंगे, 8 पे डिवाइड कर देंगे। बस फार्मूला लिखें, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, जमा करके 8 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल। आगे चलें जी। अब मीडियन कह रहे हैं, मीडियन फाइंड आउट करें। पेज 268, गैस में भी पहला पेज हमारा 268 ही है। मीडियन पूछ रहा है इसके ऊपर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ये
ऑर्डर का ठीक किया, ये डाटा अरेंज नहीं था, अरेंज किया 2 3 4 4 5 5 6, तो हमने सेंटर में देखा तो सेंटर में 2 वैल्यूज़ आ रही थी। तो जब सेंटर में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर एक आ रही होगी तो वही आंसर होगा, अगर सेंटर में 2 आ रही होगी तो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है जी पेज 271। यहाँ देखें जी, वो मोड मालूम करने के लिए कह रहा है। मोड के लिए अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है, अगर आप अरेंज कर लेंगे तो आपको आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। अरेंज नहीं भी करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें 4 3 मरतबा आ रहा है, मोस्ट रिपीटेड सबसे ज़्यादा मरतबा यही आ रहा है, तो 4 इज़ द मोड, 4 आंसर आ गया जी। पेज 272, पेज 272 जी, 248, 3 रकमें हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करके इंडेक्स लेना है आपने 3। कैलकुलेटर से ले लें, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 64 का इंडेक्स 3 ले लें, कैलकुलेटर से आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर ऑपरेट करना मैं बता दूंगा। उसके बाद है जी पेज 274, ये आपका हार्मोनिक मीन आ गया। ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसने क्या किया हुआ है, तमाम वैल्यूज़ को 1/, किया हुआ है, एलसीएम लिया है और एलसीएम जाके फिर मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली टर्म ऊपर, और आंसर निकाल लिया। अगर आपको ये समझ आता कर लें, नहीं तो मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका ही बता दूंगा, बड़ा ही आसान तरीका बता दूंगा आपको मैं। अच्छा जी, फार्मूला यही होगा लेकिन तरीका इंतहाई आसान होगा। उसके बाद पेज 274 के बाद है जी हमारे पास पेज 272 भी हो गया, 4 भी हो गया, 283। पेज 283 पे आए जी। पेज 283 पे वो रेंज फाइंड आउट करने को कह रहा है। क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है? रेंज। रेंज का मैंने आपको क्या बताया था? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन है 2 9 3 6 12 और 8। मैक्सिमम वैल्यू 12, मिनिमम वैल्यू 2। 12 को 2 में से माइनस किया, 10 आंसर आ गया। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 14 और मिनिमम वैल्यू 6। 14 में से 6 को माइनस कर दिया, 8 आंसर आ गया। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 12 और मिनिमम वैल्यू 6। 12 में से 6 को माइनस कर दिया, 16 आंसर आ गया जी। पेज 283 भी हो गया। पेज 288 रिव्यू एक्सरसाइज। अब वो डाटा कोई भी दे सकता है, उसमें से वैल्यू कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। इसमें आपका ये क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। पेज 288 रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। मीन मीडियन मोड मालूम करने के लिए कह रहा है 5 में, 6 में भी मीन मीडियन मोड मालूम करने के लिए कह रहा है। मैं आपको दोनों कर देता हूँ और हार्मोनिक मीन में आपको कैलकुलेट करना बता दूंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है जी। मीन मीडियन मोड, सबसे पहले तो मोड पे हैं जी। जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा होगा वो आपका मोड होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसमें देखें 8 2 टाइम आया है तो 8 आंसर हमारा। इसमें देखें जी 7 1 टाइम और 2 टाइम, 4 1 टाइम और 2 टाइम। इसका मतलब 7 और 4 दोनों 2 दफ़ा आए हैं, तो आपका 4 और 7 ये दोनों आपके मोड हो गए। अब मीडियन फाइंड आउट करना है जी। जब क्वेश्चन नंबर 5 का पहले मीडियन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसने अरेंज करके दिया हुआ पहले से 3 5 6 8 8 9 और 10। तो आप मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का आसान तरीका क्या है कि आप एक एक वैल्यू उड़ाते जाएं, एक लेफ्ट से एक राइट से। इधर से गई, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर। सेंटर में 8 आ गया, मीडियन आपका आंसर आ गया जी 8। सिंपल, आसान। क्वेश्चन नंबर 6 में से मीडियन फाइंड आउट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 उसने दिया 4 6 7 4 8 9 7 और 10। पहले अरेंज करेंगे इसको हम। 4 4 6 7 7 8 9 और 10 अरेंज कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ 1 बाय 1 इधर से डिडक्ट करते हैं, इनको माइनस करते हैं, यानी कि काटते हैं। 4 10 4 9 6 8 2 आ गई हमारी। तो मीडियन कैसे आ जाएगा? 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 आपका आंसर आ गया जी, मीडियन आ गया जी। अब हमें मीन मालूम करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। अर्थमेटिक मीन के लिए आप AM याद रखें चैप्टर 7 का, उसमें हम क्या करते थे, अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए 2 रकमें दी होती थी, दोनों को प्लस करते थे और 2 पे डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे AM, इसको हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन x ओवर n, ये जितनी वैल्यूज़ दी हैं सबको जमा करें, 3 + 5 + 6 + 8 + 8 + 9 और +10 डिवाइडेड बाय वैल्यूज़ कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पे डिवाइड करेंगे इसको, इनको प्लस करें सबको। जब हमने इनको प्लस किया तो यह आपके पास 49 को 7 पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 7। AM आपका कितना आ गया 7। इसी तरह इसका AM मालूम करेंगे हम, समेशन x ओवर n, तमाम को प्लस करें आप, 4 + 6 + 7 +4 + 8 + 9 + 7 + 10 डिवाइडेड बाय वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे डिवाइड किया हमने इसको, तो सबको प्लस किया हमने, सबको प्लस किया तो 55 आया, 55 को 8 पे हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6.875, ये आपके पास AM आ गया जी। अब मैंने आपको हार्मोनिक मीन जो है उसको सॉल्व करना बताना था कि कैसे हम उसको सिंपल इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे हार्मोनिक मीन को। अच्छा जी, बुक में उसने हार्मोनिक मीन कैसे सॉल्व किया है, जितनी रकमें दी हैं उसने, जितनी टर्म्स दी हैं क्वेश्चन में उसने वो ऊपर लिखी हैं, n ऊपर आ गया आपका, और हर एक को यहाँ 3 4 और 8 दिया हुआ है, यहाँ इसने 2 4 8 से सॉल्व किया हुआ है। इसमें यहाँ हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, यहाँ भी 2 4 8 हो गया, हमारा क्वेश्चन भी चेंज कर लिया हमने। तो उसने 1/2 1/4 1/8 सबको 1 से डिवाइड किया। यहाँ फिर उसने एलसीएम लिया, 2 4 और 8 का एलसीएम 8 आया, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आया, 4 1 ज़ा 4, 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 1 ज़ा 2, 8 को 8 पे डिवाइड किया 1 1 ज़ा 1, 4 2 1 को ऐड किया 7, ये 8 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई आ गया, 24 को 7 पे डिवाइड किया 3.43 आंसर आ गया। इसमें एक तो डबल फ्रैक्शन आ गई, फिर एलसीएम आ गया। आप इसको अवॉइड करें और कैसे सॉल्व करें, आप लिखें हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। फार्मूला लिखें, आप इसका फार्मूला याद रखें, नहीं भी याद रहता तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने करना क्या है ये याद रखें। तो क्वेश्चन हमारा है 2 4 और 8 जो बुक में था, तो टोटल 3 टर्म्स है हमारे पास, तो 3 तो n की जगह आ गया। वही काम करेंगे जो बुक में किया था उसने, 1/2 + 1/4 + 1/8, लेकिन हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ है। आप कैलकुलेटर से इसको 1/2 1/4 और 1/8 को सॉल्व कर लें। जब आप 1/2 को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आंसर 0.5, प्लस 1/4 को करेंगे ये आ जाएगा 0.25, प्लस 1/8 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.125। तो अब आप क्या करें, 3 डिवाइडेड बाय इन तमाम को प्लस करें, ये आपके पास आएगा 0.875। अब आप 3 को 0.875 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ गया 3.428, जो कि आपका बुक वाला है, ठीक है, 3.43 या 3.428 एक। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आपके पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कोशिश की है कि कर दूं। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके कम अज़ कम जो नंबर है ना, मेरा ख्याल है 2 4 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, 5 इधर से और 6 इधर से आपके हो जाएंगे, यानी कि 8 आपके टोटल तैयार हो रहे हैं। तो 6 और 6 12 और 5 17, 34 मार्क्स का आपका पेपर तैयार हो गया जी, 34 मार्क्स का। इस वीडियो में से जौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आता उसको दोबारा रिपीट करके देखें, फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए वो डिटेल वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा आपको कि कैसे सॉल्व करने हैं। कोशिश मेरी ये होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन
कि जो सॉल्यूशंस हैं उनको मैं डिटेल से कॉन्सेप्ट्स के साथ हर चैप्टर की अलहदा वीडियो बनाऊं। काम का बर्डन बहुत है, अगर ना भी हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, ये वाला चैप्टर आपको समझ नहीं आया है, मैं आपको उसकी डिटेल्ड वीडियो जो है ना वो बना के अपलोड कर दूंगा। अब नई वीडियो जो हमारी आएगी, नेक्स्ट वीडियो, वो होगी लॉन्ग क्वेश्चंस। तमाम पूरी बुक के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अब मैंने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, वो भी आजकल में अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फ़रमाए, बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।